नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य विषय गणित कक्षा 8 इसमें हम देखेंगे खंड ब। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हें हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं और कहाँ से इन प्रश्नों के आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर अपनी सामान्य सी जानकारी भरना होगा। विद्यार्थी का नाम, हम अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद पिता का नाम, अपने पिताजी का नाम लिख देंगे। अपनी कक्षा और अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं। देखिए यहाँ जो प्रोजेक्ट कार्य तो जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रोजेक्ट को हम अपने माता पिता, मित्र, बड़े भाई बहन, दादा दादी और अन्य अपने साथियों से चर्चा करके हम इसे पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम देखेंगे यहाँ पर ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये पूर्व में जो हमें प्रयास अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई थी और लर्निंग आउटकम पर आधारित जो गेप सामग्री है, इन पुस्तकों से भी हम इन प्रश्नों के आंसर आसानी से खोज कर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न इसमें दिया है, विद्यार्थी कक्षा 6, 7, 8 की गणित विषय की पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 3 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र कर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, हमने पूर्व में जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका में जो प्रोजेक्ट कार्य मिले थे उसमें भी यह प्रश्न आया हुआ था, तो हम उस प्रश्न को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए गणितज्ञ का नाम लिखेंगे, उनकी जन्म तिथि, उनका जन्म स्थान, उनकी शिक्षा और खोज या गणित में योगदान। तो देखिए गणितज्ञ का नाम हम बता सकते हैं जैसे कि आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुजन, शकुंतला देवी, ये गणितज्ञ हैं। इसके बाद देखिए इनका जन्म तिथि दिसंबर 476 ईस्वी पूर्व, 22 दिसंबर 1887 में रामानुजन का जन्म हुआ था और शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 में हुआ था। इसके बाद है इनका जन्म स्थान देखिए आर्यभट्ट का पाटलिपुत्र पटना बिहार और श्रीनिवास का है तमिलनाडु में और शकुंतला देवी बेंगलुरु कर्नाटक में। इनकी शिक्षा है देखिए आर्यभट्ट की उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय में और श्रीनिवास रामानुजन की है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शकुंतला देवी की शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इनकी खोज या गणित में योगदान। तो देखिए आर्यभट्ट का गणित में योगदान क्या है, अंक गणित, खगोल विज्ञान और बीज गणित में इनका योगदान रहा, इन्होंने खोज किया। इसके बाद है श्रीनिवास रामानुजन शोल्डर स्थिरांक, थीटा फलन और कृत्रिम थीटा फलन की खोज इन्होंने की थी। और इसके बाद है शकुंतला देवी का योगदान वर्गमूल ज्ञात करना इसमें विशेष योगदान रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इनके बारे में जानकारी लिख सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं उपरोक्त, देखिए यहाँ दिया है, उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके घर से प्रत्येक गणितज्ञ के जन्म स्थान की अनुमानित दूरी लिखिए। देखिए यहाँ पर इनके जन्म स्थान है जैसे पाटलिपुत्र पटना बिहार, बिहार की दूरी कितनी होगी, तमिलनाडु की और बेंगलुरु की। तो देखिए हम यहाँ पर लगभग अनुमानित बता सकते हैं अपने अनुसार पता करके। तो लगभग 1000 किलोमीटर इनकी दूरी, जन्म स्थान की दूरी होगी। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप और भी अपने स्तर से पता करके यहाँ लिख सकते हैं। हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है। इसके बाद है आपके घर से प्रत्येक गणितज्ञ के जन्म स्थान की दिशा लिखिए। देखिए अपने अपने घर से जो ये गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, श्री रामानुजन और शकुंतला देवी, इनके जन्म स्थान की दिशा, जैसे कि यदि हमारे घर से गणितज्ञ इनकी दिशा पूर्व दिशा में है, आर्यभट्ट के जन्म स्थान की दिशा तो हम यहाँ पूर्व दिशा लिख देंगे। और इसी प्रकार से अन्य जो गणितज्ञ हैं इनकी दिशा यदि पश्चिम दिशा में है तो हम इस प्रकार से दिशा अपने घर से किस दिशा में इनका जन्म स्थान है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपने अनुसार आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था एवं किन गणितज्ञों का जन्म ईसवीं शताब्दी में हुआ था। तो लिखिए जैसे ईसा पूर्व आर्यभट्ट का जन्म ईसा पूर्व हुआ था और ईस्वी में श्रीनिवास रामानुजन और शकुंतला देवी का जन्म ईसवीं शताब्दी में हुआ था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। देखिए ये प्रश्न आपको प्रयास अभ्यास पुस्तिका में जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए थे उनसे आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से 10 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का चयन करके वह चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई मापकर निम्नांकित सारणी को पूरा करें। देखिए बच्चों, इस प्रकार के हमने जो प्रोजेक्ट कार्य है, प्रयास पुस्तिका जो हमें प्राप्त हुई थी 6, 7 और 8 के साथ जो एक ही प्रयास पुस्तिका प्राप्त हुई थी उसमें भी यह प्रश्न आया हुआ था। तो हम उस पुस्तक से भी हमने जो प्रोजेक्ट वर्क पूर्ण किया है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर हम वस्तुओं के नाम, वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं जैसे बिस्कुट, पुस्तक, कंपास बॉक्स, रबर, माचिस, स्केल, डस्टर, मोबाइल, टेबल, अभ्यास पुस्तिका, ये सब वर्गाकार वस्तुएं, इनके नाम लिख सकते हैं।
ये आयताकार वस्तु हैं। ठीक है बच्चों, तो आयताकार वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए इनकी लंबाई और चौड़ाई। देखिए आयताकार वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी। देखिए तो जैसे कि बिस्किट, इसकी लंबाई कितनी है आप स्केल से नाप लेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे और यहाँ लिख देंगे लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो देखिए हमने यहाँ जो लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक वस्तुओं की जो नाम लिखा है ये एक उदाहरण स्वरूप बताया है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर अन्य वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं अपने मनपसंद के, और उनकी लंबाई और चौड़ाई आप यहाँ पर स्केल से माप कर लिख सकते हैं। ठीक है, और इनका परिमाप आप लिखेंगे। जैसे कि देखिए आयताकार वस्तु का परिमाप क्या होता है, तो देखिए परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। जैसे कि देखिए बिस्कुट का हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताते हैं। बिस्कुट की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और बिस्कुट की चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए अब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या होगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए 2 गुणा लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। 8 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितनी आई है, यदि 5 सेंटीमीटर है तो हम 5 और 3 है, चौड़ाई 3 है तो 3। तो अब 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 और सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वस्तुओं का क्षेत्रफल और परिमाप हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए आप अन्य वस्तुओं के भी नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई माप कर उनका परिमाप और उनके क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिए इस सारणी को पूर्ण करने के बाद आप इन प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि आप कौन सी जो वस्तुएं हैं उनका क्षेत्रफल, कौन सी वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। जैसे कि हमने यहाँ देखिए टेबल का क्षेत्रफल आया है 1500 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम यहाँ सबसे अधिक इसका क्षेत्रफल है तो हम इस वस्तु का नाम लिख देंगे टेबल और इसका क्षेत्रफल लिख देंगे। इसके बाद है किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो वस्तु लिखी है जिसका परिमाप सबसे कम है, तो अब परिमाप वाले कॉलम में देखेंगे सबसे कम परिमाप किसका है। देखिए 14 सेंटीमीटर रबर का है तो हम रबर का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगला प्रश्न है सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, टेबल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और इसी क्षेत्रफल में सबसे कम किसका है, रबर का 10 वर्ग सेंटीमीटर और टेबल का है 1500 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इनका अंतर ज्ञात करेंगे तो 1500 में से हम 10 को घटा देंगे। देखिए तो इनके बीच में अंतर आ जाएगा 1500 माइनस 10। तो देखिए हम 1490 इनके बीच का अंतर है तो हम इस प्रकार से अंतर वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। तो देखिए आपने यहाँ जो वस्तुएं लिखी हैं इनमें देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं कि जिनके माप करने के बाद लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पर डस्टर, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से देखिए मोबाइल को हमने मापा, उसकी लंबाई यदि 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो देखिए यहाँ पर दोनों वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई कैसी समान है तो हम यहाँ लिख देंगे डस्टर और मोबाइल। इसी प्रकार से देखिए आपके आंसर यहाँ अलग अलग हो सकते हैं तो आप इस प्रकार से यहाँ पर आंसर लिख देंगे कि वे वस्तुएं कौन कौन सी जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो उनके नाम लिख देंगे। जैसे हमने लिखा है उदाहरण स्वरूप डस्टर और मोबाइल। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए आप बहुत ही सरल तरीके से प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो ये प्रश्न है ये प्रयास अभ्यास पुस्तिका और अपने ब्रिज कोर्स की जो पुस्तक है इनसे आप पता करके लिख सकते हैं। हमें जो पूर्व में प्रयास पुस्तिका प्रदान की गई थी उसमें ये दोनों प्रश्न दिए गए थे तो उन्हें भी आप देखकर इन प्रोजेक्ट कार्य को आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमने यह प्रोजेक्ट कार्य सभी प्रश्न उदाहरण स्वरूप बताए हैं, समझाने का प्रयास किया है। आप अपने स्तर से अपने अन्य बड़े भाई बहन से पता करके आप इस प्रश्नों के आंसर अभ्यास करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न किस प्रकार से पूर्ण करना है यह समझ में आ गया होगा। बच्चों यदि आप आगे इसी प्रकार के अन्य विषयों के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।